हाय स्टूडेंट, आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट विद कृष्णा में स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, हम क्लास 9th के मैथ के बुक के क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने पिछले लेक्चर में 1.1 के सारे क्वेश्चन हल किए थे। आज हम 1.2 के क्वेश्चनों को हल करेंगे, लेकिन 1.2 के क्वेश्चनों को हल करने से पहले उसके पीछे कुछ लॉजिक है, उसको हम पहले समझते हैं और उसके बाद 1.2 के क्वेश्चन को हल करेंगे। आइए समझते हैं 1.2 के पीछे का लॉजिक। 1.2 के प्रश्नावली में हमें कुछ अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ना है। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा भी था। परिमेय संख्या क्या थी? तो वे सारी संख्याएं जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाता हो, वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए, या कहें तो हर नॉट इक्वल टू 0। अभी हम लोगों ने इतना इसको पहले पढ़ चुका है कि परिमेय संख्या कौन सी। तो परिमेय संख्या वे थी जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। आइए हम इसके पीछे अब पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या शुरू हुआ है। अब हमारा अगला चैप्टर जो है, इसमें अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ना है। तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या हो सकती है? अगर हम डायरेक्ट बोले कि परिमेय संख्या का उल्टा ही अपरिमेय संख्या होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या है? वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके। डायरेक्ट बोल सकते हैं कि वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि p बटा q के रूप में न लिख सकते। p बटा q के रूप में अगर हम नहीं लिख सकते हैं तो वह सारी संख्या क्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्या होंगी। लेकिन अब हम समझेंगे अपरिमेय संख्याओं को विस्तृत। अब हम विस्तृत समझने के लिए आइए हम कुछ दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं, है इसी से संबंधित, लेकिन उसको समझने के बाद हम अपरिमेय संख्याओं को खूब आसानी से। आइए अब हम समझते हैं दशमलव संख्या और दशमलव संख्याओं का प्रसार। यहाँ पे हम लिख रहे हैं दशमलव संख्या और उसका प्रसार देखेंगे। दशमलव संख्या और उसका प्रसार क्या होती है? दशमलव संख्याएं कितने प्रकार की होती है, ये समझेंगे दशमलव प्रसार में। देखिए, दशमलव संख्याएं जैसे कि हमको पता है, ये 2.5 लिख दिए, 2.33 लिख दिए, ये सब क्या है? दशमलव संख्याएं हैं। तो इन्हीं संख्याओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। आइए, 3 संख्याएं हम लिख रहे हैं बोर्ड पे। 10/3, 7/8 और एक है 1/7। इनको हम दशमलव वाली संख्याओं में बदलेंगे या दशमलव भिन्न में बदलेंगे। देखिए, दशमलव में बदलेंगे। अगर हम 10 में 3 से भाग देते हैं तो 3 एकम तितली के 9, 1 नहीं गया, दशमलव लगाएंगे, फिर 0, 3, फिर 9, फिर 1, 0, 3। दूसरी संख्या भाग देते हैं 7 में 8 से। अगर 7 में हम 8 से भाग देते हैं तो ये 8 7 56, 8 8 64, 6, 8 7 56, 4 और 4 के 32, 8 5 40। इसको बदलने पे आया 0.875। अब देखिए, तीसरा मान लीजिए 1 में 7 से भाग देते हैं, 7 एकम 7, 3, 7 चौक 28, 2, 7 दूना 14,
6, 7 8 56, 4, 7 4 28, 7 5 35, 5, फिर 0, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 1 इधर और भाग देते हैं, 7 एकम 7, 3 0, 4 28, 2 2 14 6, इतना ही छोड़ देते हैं। अभी देखिए इन तीनों भिन्नों को हम लोगों ने दशमलव में बदला है। तीनों भिन्नों को दशमलव में बदलने पे देखिए क्या क्या है। 10/3 को हम लोग लिख सकते हैं 0.333, ये कहाँ तक जाएगा कोई सीमा नहीं है। दूसरा 7/8, 7/8 को हम लोग लिख सकते हैं 0.875, 0.875। उसके बाद हम लिख सकते हैं 1/7 को लिख सकते हैं 0.142857। उसके बाद पुनः यही संख्या वापस आने लगेगी 1428557, इसी तरह से ये आएगा। अब हम भाग मिटा देते हैं। देखिए 3 उदाहरण लिए हम लोग, तीनों में भाग दिया है। कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ से, आपको देखने को मिलेगा। देखिए 10 में 3 से भाग देने पे 3 ही बार बार आते जा रहा है, मतलब एक ही संख्या आ रही है लेकिन बार बार आते जा रही है। उसके बाद अगर 7 में 8 से भाग देने पे एक निश्चित अंक के बाद ये पूरा पूरा कट जा रहा है। 1 में 7 से भाग देने पर देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 अंक तो गया है। उसके बाद फिर से अंकों का रिवीजन होने लगा है, मतलब 6 अंक गया है, उसके बाद 6 अंकों का फिर से रिवीजन होने लगेगा। तो इस संख्या को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार, और इस संख्या को हम लोग लिख सकते हैं 0.1428557 इसके ऊपर बार, क्योंकि इस पूरी संख्या का दोबारा से रिवीजन हो रहा है। तो देखिए इस आधार पे दशमलव संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया है। किस आधार पे? देखिए एक ऐसी संख्या है जो भाग देने पे पूरा पूरा कट जा रही है, भाग देने पे कट जा रही है, दशमलव के बाद कट जा रही है। लेकिन एक ऐसी संख्या है कि भाग देने के बाद भी उन संख्याओं का रिवीजन होने लग रहा है, वो संख्याएं कहीं कट नहीं रही है। तो इस आधार पे संख्याएं, दशमलव संख्याएं 2 प्रकार की हो गई, या दशमलव संख्याओं का प्रसार 2 प्रकार का होता है। पहला हम लोग बोलेंगे शांत दशमलव। शांत दशमलव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेट डेसिमल। टर्मिनेट डेसिमल। उसके बाद दूसरा कौन सी दशमलव हो जाएगी? हम लोग देखें एक ऐसी संख्याएं थी जो पूरा पूरा दशमलव के बाद कट जा रहे थे, और एक ऐसी थी जो नहीं कट रही थी। तो जो नहीं कटेगी उसको बोलेंगे अशांत दशमलव। अशांत दशमलव, या इंग्लिश में नॉन टर्मिनेट डेसिमल। नॉन टर्मिनेट डेसिमल। इतनी चीजें आपको समझ में आई। दशमलव संख्या कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन? शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव कौन होती है? वे संख्याएं जिनको अगर भाग दिया जाए तो दशमलव के बाद किसी न किसी अंक पे जाके पूरी तरह से कट जाए, या कहे तो शेषफल 0 आ जाए। अशांत दशमलव क्या थी? वे संख्याएं थी जिनको अगर भाग दिया जाए तो उन संख्याओं का आपस में रिवीजन होने लगता, मतलब ये कटे ना, बार बार संख्याएं
रिपीट होने लगी, तो इस संख्याओं को या इस तरह के दशमलव को क्या बोलेंगे? अशांत दशमलव, क्योंकि इन संख्याओं का निश्चित नहीं कि ये कब जाके कटेंगे ही नहीं, ये बार बार यही संख्याएं आती रहेंगी। तो इस आधार पे क्या हो गया? अशांत दशमलव, क्योंकि इनका ये कभी संख्याओं का शेष 0 नहीं आएगा, इनका अगर भाग देने पे शेषफल कभी भी 0 नहीं आता है। इस आधार पे दो प्रकार के हो गए, शांत और अशांत। अब देखिए शांत और अशांत दशमलव भी दो प्रकार के होते हैं। देखिए अशांत दशमलव भी दो प्रकार के होते हैं। अब हम इसको समझेंगे, अशांत दशमलव दो प्रकार के कौन कौन होते हैं। अशांत दशमलव दो प्रकार के हुए। अभी तक हम लोगों ने समझा कि दशमलव संख्याओं का प्रसार दो तरह से होता है, एक शांत दशमलव के रूप में और एक अशांत दशमलव के रूप में। लेकिन अब हम देखेंगे कि ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग का स्पेलिंग होगा RECURING, नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग नंबर। और एक होता है नॉन टर्मिनेट रिकरिंग नंबर, नॉन टर्मिनेट रिकरिंग, नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेट रिकरिंग नंबर। इसका हिंदी नाम देख लेते हैं। हिंदी नाम थोड़ा सा अटपटा है, फिर भी लिखेंगे हम लोग क्योंकि यूपी बोर्ड की बुक है ये। तो अनवसानी आवर्ती, इसका नाम लिखा है अनवसानी आवर्ती, और इसका नाम लिखा है अनवसानी अनावर्ती। अनवसानी अनावर्ती। आप हिंदी नाम पे ध्यान मत दीजिएगा, नाम याद हो तो ठीक है, वरना आप इंग्लिश नाम भी इसका याद कर सकते हैं। इंग्लिश नाम थोड़ा अच्छा भी है और सही भी है। देखिए टर्मिनेट डेसिमल, नॉन टर्मिनेट डेसिमल। अब नॉन टर्मिनेट डेसिमल भी दो प्रकार के हो गए, नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेट रिकरिंग नंबर। आइए उदाहरण देखते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं। अभी हम लोगों ने एक संख्या लिखा था 1/3, अगर इसको हम भाग दिए थे तो आया था 0.3333, पता नहीं कहाँ तक आया था, या हम लोग 1/3 को ऐसे लिख सकते थे 0.3 के ऊपर बार। ये चिन्ह बताता है कि ये संख्या की बार बार रिपीट हो रही है। एक होता है पाई का मान होता है 22/7। हालांकि पाई का मान एक्चुअल मान 22/7 नहीं होता है, हम इसका सन्निकट मान लेते हैं। 22/7 सन्निकट मान लिया जाता है। हालांकि अभी पाई का मान निश्चित संख्या कोई खोज नहीं हुई है, तब तक 22/7 से काम चलाया जाता है या निकटतम मान 22/7 ले लिया जाता है। अगर हम असल में अगर पाई का मान देखें तो पाई का मान बहुत लंबा चौड़ा है और उसका कोई फिक्स मान भी नहीं है, जैसे बुक में दिया है आप देख सकते हैं। पाई का मान लिखा है 3.14159259265 35897 35897, हम यहीं पे भी समझेंगे इतना सही। उसके बाद एक और मान दे दिया है करणी में 2 का मान। करणी में 2 का मान होता है 1.414 21356 21356। उसके बाद भी है 373 देखिए यहीं पे हम लोग समझेंगे, यही 2-3 उदाहरण से ये दोनों चीजें समझ में आ जाएंगी। ध्यान से देखिए, एक तो यह संख्या है जो 0.3 है, इसमें भी संख्या है, मतलब इसका भी शेष कहीं भी 0 नहीं आएगा, लेकिन इसमें यह है कि जो इसका भागफल आ रहा है उसमें संख्याओं का रिपीट बार बार हो रहा है। किसी न किसी संख्या का रिपीट बार बार
हो रहा है। जैसे यहाँ पे 3 का ही रिपीट बार बार हो रहा है, लेकिन ये भी संख्या किस में आएगी, नॉन टर्मिनेट डेसिमल में आएगी, क्योंकि नॉन टर्मिनेट डेसिमल का जो परिभाषा है कि उनका शेषफल शून्य नहीं आना चाहिए, तो इस नियम का ये पालन कर रही है। 1/3 में अगर हम भाग देंगे तो 3 ही बार बार भागफल आएगा, शेषफल कभी 0 नहीं होगा। इस आधार पे ये तो नॉन टर्मिनेट डेसिमल में हो गया। और इसको देखिए 22/7, ये पाई का मान 3.1419253635897 ऐसे लिखा गया है। और भी बहुत बड़ा मान होता है कि इसका भी कोई निश्चित मान फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन हम बस 3.14 मान लेते हैं निकटतम मान। वैसे ही करणी में 2 का मान 1.4142135673 ऐसे ऐसे दिया है, इसका भी हम निकटतम मान 1.41 मान लेते हैं, लेकिन अभी तक इन दोनों का मान निश्चित नहीं हुआ है। इस तरह की अभी बहुत सारी संख्याएं हैं जिनका मान निश्चित नहीं है। तो आप इन्हीं में से समझिए कौन सी किस में जाएगी। देखिए ये नॉन टर्मिनेट है, तो नॉन टर्मिनेट तो दोनों हो गई, दोनों का भागफल बढ़ते जा रहा है, शेष कभी शून्य नहीं आ रहा है, तो दोनों संख्याएं हो गई नॉन टर्मिनेट। ये दोनों संख्याएं हमारी नॉन टर्मिनेट में जाएंगी। लेकिन एक है नॉन रिकरिंग और एक है रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब क्या होता है, मतलब रिपीट टाइप का। रिकरिंग का मतलब रिपीट टाइप का, एक ही भागफल का बार बार रिपीट हो तो वो जाएगा नॉन टर्मिनेट रिकरिंग में। जैसे है 0.3, इसका उदाहरण क्या होगा 0.3। 0.3 किस में जाएगा, नॉन टर्मिनेट रिकरिंग में, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेट संख्या तो है। कैसे है पता चल गया आपको। अब ये रिकरिंग कैसे हो रही है, क्योंकि इसमें एक ही मतलब अंक की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। जब एक ही अंक की बार बार पुनरावृत्ति हो तो हम उसे नॉन टर्मिनेट रिकरिंग नंबर कहेंगे। दूसरा है नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग का मतलब कि वह खत्म भी ना हो और भागफल की पुनरावृत्ति भी न हो। जैसे ये दोनों संख्याएं हैं, ध्यान से देखिए 3.14 और ये 1.414। इसमें क्या है, किसी भी संख्या का आपस में रिपीटेशन नहीं हुआ है, किसी भी संख्या का आपस में रिपीट नहीं है, नहीं इनका भागफल कोई निश्चित संख्या है, यानी कि इनका शेषफल शून्य नहीं आता होगा। आप इसमें जो इसका भागफल है कहीं भी शून्य भागफल, इसका लास्ट तक अगर इसको हम भाग देते जाएंगे तो कुछ न कुछ संख्याएं निकलती रहेंगी, और वे संख्याएं ऐसी निकलेंगी कि उनके अक्षरों के बीच में कोई रिपीटेशन भी नहीं होगा। देखिए इसमें भी कहीं अपने अक्षरों का या भागफलों का एक क्रम रिपीट नहीं कर रहा है। इनमें भी देखिए ऐसे नहीं रिपीट करना, नहीं कि यहाँ पे 6 है इधर कहीं 6 आ गया, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 3 आ गया तो आप इसको रिपीट मानेंगे। रिपीट ऐसे नहीं मानना है। रिपीट हम उसको बोलेंगे जैसे ये 3.1414 आ गया, फिर यहाँ से 1.141141141 मतलब एक निश्चित संख्याओं का समूह बार बार रिपीट हो, उसको हम लोग बोल रहे हैं। अब यहाँ पे 4 1 4 है, 2 आ गया 3 आ गया, देखिए इसमें कोई पैटर्न नहीं है, कभी भी कोई भी संख्याएं भागफल में आ सकती हैं। तो इस प्रकार की संख्याएं जाती हैं अनावसानी अनावर्ती में। एक बार और समझिए, देखिए अगर हम किसी संख्या में भाग दे रहे हैं, भागफल एक ही संख्या की बार बार पुनरावृत्ति होने चले, या एक नहीं कई संख्या हो सकती है, जैसे 0.478 इस पे बार लग गया, इसका मतलब कि ये 0.478 478 478 ऐसे होता जाएगा। तो देखिए इसमें भी 3 अक्षरों की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये भी किस में आएगा, अनावसानी आवर्ती में आएगा। और इस तरह की जो संख्या है जिसका भागफल में अक्षरों की पुनरावृत्ति भी ना हो और भागफल कभी खत्म भी ना हो, तो उसको हम लोग लेंगे अनावसानी अनावर्ती या नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग नंबर में। आशा करते हैं दोनों पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। देखिए यहीं से हमें समझना है परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। ध्यान से देखिए ये सारी जितनी भी संख्याएं हैं ना नॉन टर्मिनेट रिकरिंग नंबर, इनको हम किसी न किसी तरीके से p/q के रूप में बदल सकते हैं। इनको हम किसी न किसी रूप में p/q के रूप में बदल सकते हैं। आगे हम इनको p/q के रूप में बदलना सीखेंगे भी कि कोई नॉन टर्मिनेट रिकरिंग नंबर है उसको p/q के रूप में कैसे बदलेंगे, आगे हम इसके बाद सीखेंगे। और नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग जो नंबर होती है इन संख्याओं को हम कभी p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अभी हमने बताया कि पाई का मान 22/7 हम सन्निकट लेते हैं, लेकिन ओरिजिनल 22/7 नहीं होता है, यानी कि इन संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे करणी में 2 हो गया, करणी में 3 हो गया, करणी में 5 हो गया, इन संख्याओं का हम कभी भी p/q रूप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इनका भागफल भी कोई निश्चित संख्या नहीं आती है और इनके भागफलों का रिपीटेशन भी नहीं होता है
और ये चले जाते हैं नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग नंबर में। तो याद रखिएगा, यहाँ से एक ही पॉइंट बस याद रखना है कि जितनी भी नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग नंबर होती है यही अपरिमेय कहलाती है, यही अपरिमेय कहलाती हैं। बाकी इनको छोड़ देने के बाद जितनी भी संख्याएं दिखती हैं मिलती हैं सारी की सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्या कौन होती है? तो नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग नंबर ही अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्यों कहलाती है ये भी आप अच्छी तरह से समझे हैं, क्योंकि इनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं और ये पहचानना भी हम लोग जान गए हैं कि नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग नंबर को हम पहचानेंगे कैसे। एक बार और समझाना चाहते हैं, देखिए 0.3 बार, इसका मतलब कि 3 को हम कई बार लिख सकते हैं और इनको कहीं ना कहीं किसी न किसी विधि से हल करके पुनः 1/3 ला भी सकते हैं। और 1/3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। लेकिन ये पाई का मान हुआ, कड़ी में 2 का मान हुआ, कड़ी में 3 का, कड़ी में 5 का, कड़ी में 7 का, इन सब क्या है? ये नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग नंबर है और इन्हें यह परिमेय संख्या कहा जाता है, क्योंकि इनका भागफल कभी भी खत्म नहीं होता है और खत्म न होने के साथ साथ इनके भागफल में अपने अपने अंकों की पुनरावृत्ति भी एक सही क्रम से नहीं होती है। तो इतना चीज आप समझें तो अब आपको परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या, शांत दशमलव, अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग नंबर, नॉन टर्मिनेट रिकरिंग नंबर, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं अब प्रश्नावली की ओर। देखिए एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज से पहले अगर कुछ होगा तो उसको देखेंगे। अब एक प्रश्न दिया है वास्तविक संख्या रेखा, प्रश्न नहीं है, एक मतलब दिया है हेडिंग टाइप का कि वास्तविक संख्या रेखा क्या होती है। वास्तविक संख्या रेखा, संख्या रेखा के बारे में आप लोग जानते ही हैं। एक हम ऐसे रेखा बनाते हैं, इस पे संख्याओं को दर्शाते हैं, यही संख्या रेखा कहलाती है। वास्तविक संख्या रेखा भी हम लोग इसी लाइन को बोलेंगे। और वास्तविक संख्याओं के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। वास्तविक संख्या क्या होती है? तो धरती पे कोई भी संख्या दिखाई दे वो सारी की सारी संख्याएं क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। वो संख्याएं पूर्णांक है, प्राकृतिक है, क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इस समय कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सारी की सारी संख्याएं वास्तविक संख्या रेखा मतलब वास्तविक संख्या कहलाती है और इनको हम वास्तविक संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं। तो अपरिमेय संख्याओं को भी वास्तविक संख्या रेखा पे दर्शाया जाता है, उसको हम अभी सीखेंगे कि कैसे एक वास्तविक संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं को भी दर्शाया जाता है। तो वास्तविक संख्या रेखा इसे क्यों बोला जाता है? क्योंकि सारी संख्याओं को हम कहीं ना कहीं किसी न किसी विधि से वास्तविक संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। वास्तविक संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं मतलब कि चाहे वो परिमेय हो, अपरिमेय हो, पूर्णांक हो, पूर्णांक हो, सभी को हम लोग संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं। इसीलिए संख्या रेखा को भी वास्तविक संख्या रेखा कहलाता है या कहा जाता है। आइए देखते हैं अपरिमेय संख्या को वास्तविक रेखा पर दर्शाना। कोई भी अपरिमेय संख्या लेते हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा अपरिमेय संख्या करड़ी में 2। करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। याद होगा आपको करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि इनका भागफल कभी खत्म नहीं होता है, मतलब कि दशमलव के बाद इनका कोई ऐसा संख्या नहीं आता है जहाँ पे जाके इनका शेषफल 0 हो जाए। ठीक, तो करड़ी में 2 को हम लोग अब दर्शाएंगे संख्या रेखा पर। संख्या रेखा पे दर्शाने के लिए क्या करेंगे, एक हम स्केल से संख्या रेखा बनाएंगे, बीच में कहीं 0 देंगे, इधर 1 देंगे, इधर 2 देंगे और इधर 3 देंगे और 4 देंगे। इधर -1 होता है, -2, -3। हालांकि हम ग्राफ पे नहीं बना रहे, आप इसका प्रैक्टिस ग्राफ पे बना के करेंगे तब एक्चुअल समझ में आएगा। देखिए करना क्या है कि पहले हमको यहाँ से 1 सेंटीमीटर की दूरी लेनी है। 1 सेंटीमीटर या कुछ भी स्केल ले सकते हैं, 1 लेना है, यूनिट उसकी 1 होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग 1 यूनिट मान सकते हैं। अगर आप इंच में लिए हैं तो इंच रहेगा, सेंटीमीटर लिए तो सेंटीमीटर रहेगा। ठीक, इसके ऊपर 1 के ठीक ऊपर इतनी ही दूरी का मतलब इकाई दूरी का, क्योंकि हम लोग इकाई दूरी ही लिए हैं, तो इकाई दूरी का ही एक
लंब बनाएंगे, इकाई दूरी का हम एक लंब बनाएंगे। लंब मतलब यहाँ पे 90 अंश का कोण बनना चाहिए, और ये दूरी कितना होना चाहिए, ये भी दूरी इसके बराबर होना चाहिए, मतलब 1 यूनिट के बराबर होना चाहिए। हम इसको 1 यूनिट मान लिए हैं, तो ये भी दूरी 1 होनी चाहिए। अब इसको हम लोग मिला देंगे, यहां से यहाँ पे क्या करेंगे, मिला देंगे। मिला देंगे तो ये जो मान निकल के आता है यही करड़ी में 2 होता है। अगर आप पढ़े होंगे तो त्रिकोणमिति में हम लोग जानते हैं कि अगर ये आधार है और ये लंब है तो कर्ण बराबर होता है। अगर ये आधार 1 है, कर्ण लंब भी 1 है, तो कर्ण का हमेशा मान 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होगा, यानी कि यहाँ से कर्ण बराबर निकल के आ जाएगा करड़ी में 2। इसी करड़ी में 2 को हम संख्या रेखा पर दर्शाए हैं। कैसे दर्शाए थे, सबसे पहले एक उचित स्केल मानेंगे, उस स्केल का जो पहला भाग है उसका हम 1 यूनिट मानेंगे, उसी 1 यूनिट के बराबर एक ऊपर उसके लंब बनाएंगे इस वाले सिरे पे। उसके बाद यहाँ से इसको मिला देंगे, मिला दिए उसके बाद हम लंगड़ा प्रकार जिसको बोलते हैं उसको लेंगे, यहाँ पे रखेंगे और डाट डाट करते करते इसको कहीं ना कहीं इस पे मिला देंगे। जहाँ पे मिला दिए यही हमारा क्या हो जाएगा, करड़ी में 2 बिंदु हो जाएगी। देखिए कितना आसानी से हम करड़ी में 2 को संख्या रेखा पर दर्शा दिए। इसीलिए बोले हैं कि वास्तविक संख्या रेखा क्यों कहलाती है, क्योंकि इस पे चाहे पूर्णांक हो, पूर्ण संख्या हो, प्राकृतिक संख्या हो, परिमेय हो, परिमेय संख्या हो, सबको हम संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं किसी न किसी विधि से, इसलिए इसको वास्तविक संख्या रेखा कहा जाता है। तो देखिए करड़ी में 2 को हम लोग संख्या रेखा पर दर्शाना सीखे। करड़ी में 2 को संख्या रेखा पर दर्शाए हम लोग अभी, संख्या रेखा पर दर्शाना, ये पढ़े। उसके बाद करड़ी में 2 के बाद हम लोग करड़ी में 3 भी दर्शा लेते हैं। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए हम करड़ी में 3 को अब संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। देखिए करड़ी में 3 को अगर संख्या रेखा पे दर्शाना होगा, सेम काम वही करना है। पहले एक संख्या रेखा बनाएंगे, संख्या रेखा बनाने के बाद क्या करेंगे, बीच में 0 यहाँ पे रहेगा, इधर 1 रहेगा और इधर 2 रहेगा और ये 3 रहेगा, इधर -1, -2 और -3। ये संख्या रेखा पे दर्शाया जाता है, इस वजह से ऐसे बना दिए, वरना हमें पॉजिटिव नहीं सब दर्शाना है। देखिए करड़ी में 3 को संख्या रेखा पे दर्शाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम वही काम करेंगे, यहाँ पे 1 यूनिट यहाँ पे लेंगे, उसके बाद इसके ऊपर 1 यूनिट का एक और लंब बनाएंगे, लंब बना लिए। उसके बाद यहाँ से इसको अगर हम मिलाते हैं तो बताइए इसका मान कितना निकल के आ जाएगा, करड़ी में 2। हम लोग अभी इसके ऊपर हल किए थे, इसका मान निकल गया करड़ी में 2। अगर ये 1 है और ये भी 1 है तो इसका मान करड़ी में 2 निकल गएगा। अभी हमें दर्शाना कितना है, करड़ी में 3। देखिए ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली चीज है कि करड़ी में 3 बनाना है, हमें करड़ी में 2 दिया है तो और क्या चाहिए कि करड़ी में 3 बन जाए। तो देखिए क्या चाहिए, यहाँ पे हम एक लंब बनाएंगे 1 यूनिट का, फिर से 1 यूनिट का एक हम लंब बनाएंगे, 1 यूनिट का लंब बनाएंगे। अभी आपको समझ में आ जाएगा एक ही हम लोग 1 यूनिट का क्यों बनाए हैं, ठीक। उसके बाद इस बिंदु को हम लोग मिला देंगे, अभी शुरू से यहां तक इसको मिला देंगे। देखिए ध्यान से देखिए, ये एक अलग समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक अलग समकोण त्रिभुज ये बन रहा है, करड़ी में 2 और 1। देखिए समकोण त्रिभुज है तो कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, करड़ी में 2 का स्क्वायर
प्लस करनी में एक का स्क्वायर, कितना होगा ये 2 हो जाएगा, प्लस 1 करनी में 3 आंसर आ गया। कहीं ना कहीं इसका मान कितना निकल के आया, करनी में 3। यही समझने के लिए हम लोग करनी में 2 के ऊपर फिर एक यूनिट का ही स्केल लेके और ये समकोण त्रिभुज बना लिए। अब ध्यान से देखेंगे तो जो ये वाली दूरी निकल के आ रही है, कितना निकल के आ रही है, करनी में 3। हम इसको इसके ऊपर यहाँ पे लिख सकते हैं करनी में 3, क्योंकि ये पूरी दूरी कितना निकल के आ गई, करनी में 3। ये पूरी दूरी करनी में 3 निकल के आई है। अब वही काम करेंगे, लंगड़ा प्रकार रखेंगे और यहाँ से यहाँ ऐसे चाप बना लेंगे, यहाँ से यहाँ चाप बनाएंगे। जहां पे जाके ये इसको काटेगी वहीं पे हमारा क्या हो जाएगा, करनी में 3 बिंदु का हो जाएगा। तो करनी में 2 और करनी में 3 आप लोग समझे होंगे। आइए अब हम प्रश्नावली पे चलते हैं। प्रश्नावली में देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन है, और इन सारे क्वेश्चन को आप खुद से लगाने की भी एक बार कोशिश कीजिएगा। करनी में 2, करनी में 3, क्योंकि इसके बाद प्रश्नावली में भी दिया है इसी प्रश्न को हल करने के लिए। तो आइए हम अगले प्रश्नावली 1.2 शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन में सत्य या असत्य बताना है और उसका कारण भी देना है। तो देखिए कह रहा है पहला प्रश्न, कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रश्न आपको यहाँ पे दिख जाएगा भी। कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो आप बताइए, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि जितनी भी सारी संख्या है सब की सब वास्तविक संख्याएं होती है, चाहे वो परिमेय हो, अपरिमेय हो, पूर्णांक हो, प्राकृतिक हो, पूर्ण संख्या हो, सारी की सारी क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। तो ये कह रहा है कि क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो बिल्कुल होती है। पहला क्या है, सत्य है। पहला सत्य है, क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, या वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या सभी संख्याओं का समूह होता है। तो कारण हम लिख सकते हैं क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय व अपरिमेय सभी संख्याओं का समूह होता है। पहला क्वेश्चन समझे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है प्रत्येक संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्णी एम के रूप का होता है। प्रश्न आप देखिएगा, हम हल कर रहे हैं। दूसरा समझने के लिए हम एक संख्या रेखा बनाते हैं। यहाँ पे 0 हो गया, 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 और -4। कह रहे संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु, देखिए कह रहे संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु करणी में m के रूप में होता है। करणी में m का मतलब क्या हुआ, जैसे ये किसका वर्गमूल होगा, करणी में 1 का। ये किसका होगा, करणी में 4 का। ये किसका होगा, करणी में 9 का। ये करणी में 16 का। क्या संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु किसी न किसी करणी में m के रूप में होता है और m एक प्राकृतिक संख्या है। तो बताइए, क्या इधर वाला तो सही है, इधर वाली जो संख्याएं है माइनस में, क्या किसी संख्या का वर्गमूल माइनस में निकल के आता है, नहीं निकल के आता है। किसी भी संख्या का वर्गमूल माइनस में नहीं निकल के आएगा। यानी कि जो इधर की संख्या है इस पे ये नियम लागू नहीं हो रहा है। इधर तो ठीक है, प्रत्येक जो संख्या इधर स्थित है वो किसी न किसी संख्या का वर्गमूल है, लेकिन इधर जो संख्या स्थित है वो प्रत्येक किसी न किसी संख्या का वर्गमूल नहीं है। तो बस इसका कारण यही लिखना था कि संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु करणी में m के रूप में नहीं होता है। संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु करणी में m के रूप में नहीं होता है, क्योंकि
क्योंकि वर्गमूल माइनस में नहीं होगा। आप समझिएगा, यहाँ पे समझ गए होंगे। देखिए इधर वाला तो सही है, कड़ी में 1 का कड़ी में 4 का कड़ी में 9, किसी न किसी वर्ग का ही वर्गमूल है। लेकिन इधर भी जो -1 -2 -3 ये संख्याएं माइनस में किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं आती है। तीसरा संख्या कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं क्या सारी की सारी अपरिमेय होती हैं? बिल्कुल गलत। सारी की सारी संख्याएं, ये कथन असत्य है। ये भी कथन कैसा? दूसरा भी, ये भी असत्य था। दूसरा भी असत्य है और तीसरा भी असत्य है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो वास्तविक संख्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या सभी की समूह की संख्याएं हैं। लेकिन ये प्रश्न कर रहा है कि क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है? नहीं, प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय नहीं होती है। अपरिमेय संख्या वास्तविक होगी लेकिन वास्तविक संख्या परिमेय नहीं होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या में तो परिमेय भी आती है, अपरिमेय भी आती है, पूर्णांक भी आती है, प्राकृतिक भी आती है, सारी की सारी संख्याएं आती हैं। इस वजह से ये भी कथन असत्य होगा। कारण में आप खुद लिख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यह तो हो गया, पहला क्वेश्चन था, पहला में 3 क्वेश्चन था, ये तीनों हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या जितने भी धनात्मक पूर्णांक है सभी का वर्गमूल अपरिमेय निकल के आएगा? नहीं। देखिए जैसे मान लीजिए कड़ी में 4 हो गया, ये तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है, इसका वर्गमूल कितना निकल के आया? 2 निकल के आया। ये तो एक पूर्ण संख्या निकल के आ गई। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है? नहीं होता है। देखिए कड़ी में 4 का वर्गमूल 2 निकल के आएगा और ये पूर्ण संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन ये कह रहा है कि निकल के आना चाहिए अपरिमेय संख्या, ये भी क्या हो जाएगा? असत्य है। असत्य तो नहीं बताना है, बस इसमें हाँ या ना का जवाब देना है। तो हम कह सकते हैं कि नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होता है। और कारण में दिखा सकते हैं कि कड़ी में 4 बराबर 2। तो ये भी हम लिख सकते हैं कि नहीं, और उसके बाद ये लिख सकते हैं कड़ी में 4 बराबर 2। बस समझ में आ जाएगा आपको प्रश्न। उसके बाद कहा भी है कि यदि नहीं है तो एक उदाहरण दीजिए जो परिमेय हो। तो देखिए उदाहरण हमने दे दिया कि कड़ी में 4 बराबर 2 निकल के आ रहा है और 2 एक परिमेय संख्या है। देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कड़ी में 5 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिएगा, एक बार करने की कोशिश कीजिएगा। नहीं आएगा तो हम क्वेश्चन को जरूर कल करेंगे, बाकी फिर अगले दिन अगली प्रश्नावली में चलेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको ये मैथ की सीरीज अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों में, दोस्तों में अपने इस क्लास को शेयर कीजिए। थैंक यू।